और मालवा के जो तमाम लोग हैं, मंदसौर के जो तमाम लोग हैं, उनके जहन में तमाम तरह के सवाल होंगे, तो ये पूछे जाएंगे। जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी यशपाल सिंह सिसोदिया को। विधायक हैं और अथाह प्रेम मंदसौर की जनता ने दिया है। जनहित के मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया। सबसे पहले मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट मैनेजर सेल्स प्रमोद अग्रवाल जी को। कृपया आप मंच पर आएँ और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें विधायक जी का, क्योंकि यशपाल सिंह सिसोदिया का जब नाम आता है तो एक बेहद सहज, इसके अलावा बेहद सरल वो व्यक्तित्व जो कि लगातार आम जनता से जुड़े जो भी मसले हैं उस पर अपनी बात रखते हैं। बहुत बेबाक छवि है और खुलकर सवाल पूछते हैं, इसके लिए भी वो जाने जाते हैं। वो तमाम सवाल आज इस मंच से हम पूछेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रेम उन्हें मंदसौर की जनता ने दिया उसको आगे लेकर वो किस तरीके से सफर में बढ़ रहे हैं। दिव्यांश, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रिया। नमस्ते मध्य प्रदेश, नमस्ते मालवा। जब भी हम किसी क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि कौन है, सबसे पहला सवाल उन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब नेता नहीं होते हैं तो पहले वादा करते हैं, फिर दावा करते हैं और फिर बारी आती है जमीनी हकीकत टटोलने की, समझाने की और बताने की। और इसी कड़ी में आज हमारे सबसे जो पहले मेहमान हैं मंदसौर के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, 2008 से बतौर विधायक चुने जा रहे हैं और आज तक ये सफर जारी है। आगे उनका क्या लक्ष्य है और क्या मंदसौर के विकास को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, हम करेंगे उनसे सवाल जवाब। यशपाल जी, एक बार फिर से है आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, 2008 फिर 2013 आया, फिर 2018 आया, आप काम करते चले गए, जनता आपको जिताती चली गई। मंदसौर की जो मौजूदा स्थिति आप देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, मालवा में मंदसौर का एक अहम योगदान है। हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, हम व्यवसाय की बात करते हैं, तमाम ऐसे पहलू हैं। 2008 से लेकर अब तक जो कुछ देख रहे हैं, जितना विकास आप करा पाए हैं और जितनी आवाज आप बुलंद कर पाए विधानसभा में, क्या आप संतुष्ट हैं? दिव्यांश जी, एक जनप्रतिनिधि के लिए विकास की संभावनाएं जनता के माध्यम से, सर मेरी गुजारिश है थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से, समाज सेवी और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से हमको तब जब उनको जो लगता है और उनकी आवाज हमारे कानों तक जब पहुंचती है, मिशन हमारा वहां से शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति, एक जनप्रतिनिधि जितना नहीं सोचता है उससे कहीं ज्यादा, कई गुना अन्य संस्थाएं सोचती है। और जिस फ्लोर पर जब हम जाते हैं वहां पर वे कठिनाइयां, वे समस्याएं अगर हमको बताते हैं, सुनाते हैं, हम यह नहीं कह सकते कि हमारे इलेक्शन एजेंडे में नहीं था, हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, इसलिए हम नहीं कर सकते। पार्टी का घोषणा पत्र हमारा एक आईना होता है, मैनिफेस्टो, वो अपनी जगह है। उसके साथ साथ हमको उन तमाम समस्याओं को सरोकार में साकार करना है जो तात्कालिक परिस्थितियों में उपजी घटनाक्रम होती है, समस्या होती है। इसलिए ये अनवरत है दिव्यांश जी, ये कभी समाप्त नहीं होगी। और शायद इसीलिए जनता की भावना, जनता की उम्मीदें उस जनप्रतिनिधि के प्रति जो विकास को महत्व देता है, देना भी चाहिए। और ऐसे में हमारी ये जो संख्या है कामों की, ये कभी कम नहीं होती है, बढ़ती चली जाती है। अगर अकेले मंदसौर शहर में 1 अरब 19 करोड़ रुपए के में ओवरब्रिज लाया सिम्हस के बजट के माध्यम से, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का मैं अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करूंगा कि पशुपतिनाथ की इस नगरी में अगर हमने सिम्हस को जोड़ा कि राजस्थान और गुजरात की तरफ से तीर्थ यात्री आएंगे तो मंदसौर में पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे और हमको ओवरब्रिज चाहिए, तो अकेले 5 बरस में मैं 1 अरब 19 करोड़ रुपए के मैंने ओवरब्रिज बनवा करके दिखाए। तो देखिए, ये किसी एजेंडे में नहीं था, लेकिन तात्कालिक परिस्थिति मेरे सामने जब आई कि सिम्हस आ रहा है 2016 में हमने उसको कार्य योजना में परिणित कर लिया। ऐसा दिव्यांग जी, समय समय पर अनेक प्रकार की वे घटनाएं आती है जिसके कारण से हमको जमीन पर उतारना चाहिए। और शायद इसी का कारण है कि मैं नगर पालिका के पार्षद से लेकर के छात्र संघ में
यूनिवर्सिटी का जॉइंट सेक्रेटरी और लॉ कॉलेज का अध्यक्ष से लेकर के 2 बार का पार्षद रह करके 1 बार का नगर पालिका अध्यक्ष रह करके प्रथम नागरिक का भी मुझे सौभाग्य मिला। मैं डायरेक्ट जनता से चुना हुआ पहला व्यक्ति हूं जिसको मेरे को मंदसौर की जनता ने पहली बार डायरेक्ट अध्यक्ष चुना है। लेकिन सिसोदिया ये साहब, क्रम जारी आपने यात्रा का जिक्र किया, आपने कहा कि ये क्रम जारी है और चीज़ें आती रही, जो मांगे थी आपने उनके अनुरूप काम किया। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपका विजन मंदसौर के लिए क्या है? आपका विजन मंदसौर के लिए क्या है? देखिए मंदसौर का विजन 24 घंटे जिस समय हम आराम करते हैं, सोते हैं, वो छोड़ दें, बाकी दिन भर जब फ्लोर पर रहते हैं, प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, तो तात्कालिक विजन समझ आते रहते हैं। जितना किया वो आवश्यकता थी, जितना और करना है वो हमारा जुनून है। इस जुनून को मन मस्तिष्क में यदि हम रखेंगे तो विकास के दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि दलोदा मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक ग्राम पंचायत का गांव है, छोटा सा गांव है, उसमें 10 करोड़ रुपए की लागत का अगर हम शासकीय महाविद्यालय बना रहे हैं तो गांव के लोगों को कल्पना नहीं थी। दलोदा में धुंधड़का की तरफ जाने वाला हमने रोड 4 लेन बना दिया, एलची की तरफ जाने वाला गांव को हमने 4 लेन बना दिया। दलोदा तो पूरे देश में प्रख्यात हो गया है। हाँ, इसलिए कि देखिए दलोदा मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक वो कस्बा है जिसके आसपास सराउंडिंग 75 गांव लगते हैं। मंडी बनवा दी, 4 लेन सड़क हो गया, ब्रॉडगेज हो गया, कॉलेज हो गया। तो ये देखिए समस्याएं धीरे धीरे जब सामने आती दिव्यांश जी, और समस्याओं का समाधान करने में, करवाने में मैं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन जनता की बताता हूँ। यशपाल जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, आप सरकार में हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन भी कर रहे हैं, आप जब भी कोई कार्य होता है संबंधित विभाग, संबंधित मंत्री का भी आभार जताते हैं, एक बार नहीं बल्कि कई बार, सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी आपत्ति दर्ज कराने में, विधानसभा में प्रश्न पूछे जाने के मामले में आप सबसे आगे रहते हैं। मुद्दा कोई भी हो, सरकार ने कितने भी कार्य किए हों, लेकिन अगर आपको कोई कमी दिखाई दे रही है, खामी दिखाई दे रही है, आप सबसे पहले आगे आते हैं। कभी चिंता नहीं होती है, सरकार में हूं फिर भी बेबाकी के साथ इतना मुखर होकर आप सवाल कैसे पूछ लेते हैं? जनता का प्रतिनिधि हूं दिव्यांश जी, सरकार मेरी है, और उस फ्लोर पर अगर मुझे बोलना है, उस प्लेटफॉर्म पे यदि मुझे बोलना है, तो विधानसभा में अपनी आवाज को जनता के हित में अगर बुलंद करने के लिए मुझे सरकार से अगर प्रश्न करना पड़े, और सरकार से प्रश्न करने में यदि मंत्री मुझे उत्तर दे करके उस समस्या का समाधान कर दे, तो लाभ तो जनता का हो ना, और सरकार की भी जय जयकार हुई है, क्योंकि वही सरकार फ्लोर पर आश्वासन देती। दिव्यांश जी, ऐसे ऐसे किस्से मेरे सामने आए हैं जिसके बारे में मेरी विधानसभा के उस फ्लोर पर उसको ध्यान आकर्षण बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। 40-30 मिनट तक हमारी मुद्दों पर बहस होती थी, और जब बहस होती थी तो सरकार के मंत्री को कहना पड़ता था कि आपकी जो समस्या है। एक बार तो आपको फाइलों की लंबी बोझ आपको दे दिया गया था। मुझे एक प्रश्न का जवाब मिला था, आपने बहुत अच्छा मुझे स्मरण दिला दिया। लगभग 14-15 किलो का एक जवाब मुझे 4 लेन सड़क को लेकर के मिला था। मंदसौर से लेकर के नया गांव और लेबड़ के जो सड़क है वो करीब 260 किलोमीटर लंबी बीओटी की सबसे बड़ी सड़क है इस मालवा अंचल की। और उसके प्रश्न को लेकर के, कमियों को लेकर के, एग्रीमेंट को लेकर के जब मैंने प्रश्न पूछा, तो प्रश्न का जो मुझे उत्तर मिला तो गट्ठर में उठा के नहीं ला पाया, मुझे बहुत मुश्किल लगी, और उसको मैंने खोल करके अध्ययन भी किया। लेकिन प्रश्न होते तो जवाब तो दिव्यांश जी, जनहित में उस फ्लोर पर बोलने का मुझे अधिकार है, ये अधिकार जनता ने दिया है, और उस फ्लोर पर अगर मैं बोलता हूं तो मेरा कर्तव्य है। सरकार ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि आपने किस प्रकार का प्रश्न पूछ करके सरकार को हैरानी में खड़ा कर दिया। हम सरकार से जिम्मेदारियों को साझा करते हैं दिव्यांश जी, और जब जिम्मेदारी साझा हो जाती है तो परिणाम अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते। पोस्टमार्टम, इसीलिए हमारी सहयोगी प्रिया कई लोगों के बीच मौजूद थी, उन लोगों से पूछ भी रही थी मंदसौर के कि आपके शहर में क्या स्थिति है, क्या माहौल है, और इससे जुड़ा प्रिया का अगला सवाल है। मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है, क्योंकि आपने कहा कि वो तमाम चीज़ें जो आपने रखा है सदन के पटल में, लेकिन एक सवाल मेरा जो यहाँ पर होता है, क्योंकि कोविड-19 के काल में हमने देखा कि चुनौतियाँ कई ज़्यादा थी। जो बच्चे अनाथ हुए, निशातकों के लिए आपने यहाँ पर सीएम से बात की है, जो बच्चे हैं उनके लिए नियमों में शिथिलता लाने के लिए क्या प्रोसेस है उसका? कोविड को लेकर के देखिए, कोविड को लेकर के जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बेसहारा बच्चों के जिनके माता पिता चले गए हैं, और तब जब उन्होंने एक योजना बनी थी, और योजना का नाम दे दिया था पेंशन योजना, बाल पेंशन योजना। मैं पहला व्यक्ति था जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि बच्चों के साथ आप पेंशन को मत जोड़िए, बाल कल्याण योजना इसका नाम दीजिए। और तभी से मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहिए। 5,000 रुपये उन बच्चों को मिल रहे हैं जिनके माता पिता चले गए हैं। यहाँ प्रदीप गणीवाल जी बैठे हैं, उद्योगपति हैं, NRI हैं, और उन्होंने भी काफ़ी मदद करी। मंदसौर में जनभागीदारी में
करीब 38 लाख रुपए की राशि हमने एकत्रित करी है। हमने उन बच्चों को भी हमने 2000 रुपए अतिरिक्त देने का काम किया है। सरकार 5000 दे रही, माता पिता जिनके नहीं है। हमने और आगे बढ़ा करके नवाचार किया इस मंदसौर जिले में पिया जी कि जिसमें माँ रह गई है, पिताजी चले गए हैं। हमने कहा नहीं, 2000 रुपए इनको भी मिलना चाहिए। और तब मेरी बात को, हमारी भावना को, मंदसौर में जो कलेक्शन हुआ, मंदसौर में जो जनभागीदारी हुई है, उसके कारण से स्टेट गवर्नमेंट को भी पूरे मध्य प्रदेश में इस बात को लागू करना पड़ा कि यह बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे चलते चलते अनाथ हो गए कोरोना के कारण से जी। और उसका दर्द हमको है, उसका तकलीफ हमको है। उन बच्चों की फीस माफ करवाना, उन बच्चों को संरक्षण देना और उन बच्चों के लालन पालन के लिए, और कोविड में जो गरीब व्यक्ति हताहत हुआ उसके लिए हमको मिलने वाली विधायक स्वेच्छा अनुदान राशि जो 15 लाख रुपए साल की होती है, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा थोड़ा सा रिलैक्सन कर दीजिए सर, क्योंकि इसमें हम 50 लाख रुपए की राशि अगर आप दे देंगे तो जिनके अन्य खर्चे हुए हैं हम उनका सर्टिफिकेट देख करके जो अनाथ हुए उनके खाते में पैसे डालेंगे। दिव्यांग जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे सुझाव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और 15 लाख रुपए की बजाय हमको 50 लाख रुपए विधायक निधि से उन बच्चों के परिजनों को ये जो हताहत हो देने का काम किया। आपने एक मिनट, आपने बच्चों की बात की, लेकिन बच्चों से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो युवाओं की बात अब कर लेते हैं। एक बड़ी तादाद है वो युवा जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं, खास तौर पर जो आर्थिक तौर पर उतने मजबूत नहीं है। EWS वर्ग की मैं बात कर रही हूँ। आपने उन अभ्यर्थियों को भी राहत देने की मांग की है, उसको लेकर लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार वो प्रक्रिया कहाँ पर है। EWS वर्ग के लिए, परीक्षाओं में EWS वर्ग के लिए जो आपने राहत की बात की थी CM से। देखिए, मैं लगातार पत्राचार कर रहा हूं और EWS को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, अन्य राज्यों ने जिस प्रकार से आरक्षण दिया है, उस आरक्षण का संवैधानिक अधिकार उन गरीब स्वर्ण परिवार, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए फिर बोलिए, ताकि आवाज उन गरीब दूर तक पहुंचे। बच्चों के परिजनों को, ये उन बच्चों को मिलना है जो उसकी पात्रता में आते हैं। देखिए, आरक्षण में अगर SC ST को लाभान्वित किया गया है, अगर OBC को लाभान्वित किया गया है, तो EWS के अंतर्गत स्वर्ण गरीब परिवार का वह बच्चा जो टैलेंट है, पढ़ने लिखने में अग्रणी भूमिका में, लेकिन आरक्षण के कारण से उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैंने लगातार अभी इसका प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पत्र को लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग को डायरेक्शन दिए हैं और उसी के तहत मुझे लगता है कि EWS गरीब स्वर्ण परिवार के बच्चों को भी उसका लाभ मिलेगा और उसके रिजल्ट आने वाले हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनको लाभ मिले। दिव्यांश सर, एक सवाल है राजनीतिक गलियारों से जुड़ा हुआ। कांग्रेस घर चलो अभियान चला रही है, आप ट्वीट करते हैं घर बैठो अभियान की बात करते हैं, आपकी घर बैठो अभियान कांग्रेस चला रही है। कमलनाथ को लेकर कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि कमलनाथ फोबिया हो गया है बीजेपी को, लगातार उन पर ही हमलावर रहते हैं। इस पर आपका रिएक्शन? नहीं, हम कमलनाथ जी के ऊपर कभी हमलावर नहीं हुए। कमलनाथ जी के ऊपर हमलावर उन्हीं के दल के लोग हो रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी अगर बहुत महत्वपूर्ण बैठक 2 दिन पहले करते हैं भोपाल में, और विशेष कर करके और राजनीति के क्षेत्र में 2023 के चुनाव को लेकर के करते हैं, और वे अपने जिलाध्यक्षों को बुलाते हैं, अपने मंडलम अध्यक्षों को बुलाते हैं, इतनी बड़ी मीटिंग करते हैं। दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव जी अलग से मीटिंग करते हैं खरगोन में। तो निमाड़ में राजनीति अलग चल रही है, राजगढ़ में राजनीति अलग चल रही है, छिंदवाड़ा में राजनीति अलग चल रही है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ठीक है सर, आपके तर्कश पे सिर्फ राजनीतिक तीर ही नहीं है, हौसले और हिम्मत के भी तीर हैं। इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल है, 24 घंटे मेरे पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है, और इन 24 घंटों में ही हमें हर वो काम करना है जो हमने तय किए हैं। इस लिहाज से जनता से जुड़े कई मुद्दे होते हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है, उन्हें सुनना बहुत जरूरी होता है। कई पत्र आपके पास आते होंगे, जितने पत्र आप लिखते हैं उससे कई गुना ज्यादा। कैसे वक्त निकालते हैं, कैसे आप जनता के बीच पहुंचते हैं, और जिन लोगों की समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है उसके लिए आगे आप क्या करेंगे? दिव्यांग जी, दिनचर्या हमारी ऐसी होना चाहिए, तारीख, समय, शेड्यूल ये हमको बनाना है, जनता को नहीं बनाना है। हम उसको इस ढंग से मैपिंग करें, इस ढंग से उसको फॉर्मेट में ढालें कि जनता हमारे निवास स्थान पर 9 बजे आवे और हम जनता के लिए 8 बजे तैयार होकर के बाहर बैठ जाएं, तो जनता की समस्या का समाधान होगा। जनता आ गई 9 बजे, हम निकलेंगे 11 साढ़े 11 बजे, और 11 साढ़े 11 बजे जनता को सुने बगैर सुने अनसुने करते हुए हम गाड़ी में बैठ करके टाटा बाय बाय कर लें और उनके आवेदनों को मात्र औपचारिकता के साथ हाथ में प्राप्त कर लें। तो इतना सा करने से अगर होता काम, तो वो बाय पोस्ट आपको भेज देता, कोरियर से भेज देता, ईमेल कर देता, व्हाट्सएप पे भेज देता। जनता आपसे अगर संवाद करेगी दिव्यांश जी, तो उसमें से कुछ रिजल्ट निकलेगा। लिख करके देना
और उसको मात्र प्राप्त करना, वो भी चलते चलते, मैं समझता हूं जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। और शायद इसीलिए जनता के साथ अगर आप आवेदन को लेने के साथ साथ भरपूर संवाद करोगे तो दिव्यांश जी निकल करके आएगा कि जनता कहां परेशान हो रही है, किस अधिकारी और किस डिपार्टमेंट से परेशान हो रही है, किन कारणों से परेशान हो रही है, उसको पकड़ने का काम हम जनप्रतिनिधियों का है। और शायद मैंने इसीलिए इसको रूटीन बना रखा है और मैं पर्याप्त समय जनता को देता हूं। अगर मेरे पास समय नहीं होता है तो मैं जनता से कहूंगा आप समय पर उस समय आ जाइए जो समय मेरे लिए अनुकूल होगा। ये देखिए, इतना तो हमको टाई अप करना पड़ेगा, अन्यथा जनता आकर के बैठ जाए घंटों हमारे लॉन में, हमारे घर के बाहर, हम बंगले से निकल करके चलते चलते बात करके चले जाएं तो जनता की समस्या का दिव्यांश जी समाधान नहीं होगा। इसलिए समय पूरा जनता को देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, भरपूर संवाद, समय पूरा का पूरा जनता के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। लेकिन ऐसे काम को करना जो कि जनहित से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाना, लेकिन फिर भी मंत्री ना बन पाना, इस मसले पर आप क्या कहेंगे? आपकी पर्सनल इस पर राय क्या है? इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा मैं, आपके समर्थकों ने भी काफ़ी उड़दंग मचाया था कि भाई मंत्री पद क्यों नहीं मिल रहा है, मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है। और कई बार इस मांग को लेकर आपके समर्थक सड़कों पर भी आ चुके हैं और एक जिम्मेदारी आपकी साल दर साल राजनीतिक तौर पर बढ़ती गई, व्यक्तित्व के तौर पर भी, काम के तौर पर भी, जिम्मेदारी के तौर पर भी, लेकिन मंत्री पद क्यों नहीं? देखिए दिव्यांश जी, मैं तो 3 बार का विधायक हूं, 7-7, 8-8 बार के सांसद भी हुए हैं, 8-8, 10-10 बार के विधायक भी हुए हैं, लंबी फेहरिस्त है। मैं अकेला वो व्यक्ति नहीं हूं जिसको 3 बार विधायक बनने के बाद मंत्री नहीं बनाया। ऐसे कई लोग हैं दिव्यांश जी जो जीवन पर्यंत राजनीति करते हैं, जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, लंबा उनका इतिहास हो जाता है, लेकिन वो नहीं बन पाते। 30 है, उम्मीद है। नहीं, देखिए मेरा कहना है कि मंत्री बनना नहीं बनना, बनाना नहीं बनाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष विवेकाधिकार है। लेकिन मंत्री बनने की लालसा अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे मन मस्तिष्क में होगी या होती हो सकती है, उससे ज्यादा यदि जनता चाहे और मीडिया चाहे तो मैं समझता हूं कि यह मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होगी कि मैं बना नहीं बना, लेकिन GMPCG ने हमेशा मुझे मंत्री के रूप में देखना पसंद किया। और देखिए मैं फिर यह भी कहना चाहूंगा कि मंत्री बनने के साथ साथ विधायक की अपनी भूमिका है। उस सदन में भेजने का जो आशीष और जो आशीर्वाद मुझे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से और जनता के माध्यम से दिव्यांश जी मिला है, उस हाउस में पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। उस विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचना बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद होता है। विधायक से ही तो मुख्यमंत्री बनता है, विधायक से ही तो मंत्री बनता है। हम उस स्तर पर तो है ना कि कम से कम हम विधायक बनकर के मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के भले के लिए कानून बनाते हैं, व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं, इसलिए हमारा सौभाग्य है। आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, हाल ही में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आपको मनोनीत किया गया है। मैं बात कर रही हूँ मंडल रेल सलाहकार समिति के सदस्य के तौर पर विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आपको मनोनीत किया है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? आवाज गूंज रही है बहुत, आवाज। जी, मेरा सवाल है जो आपको अभी एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर जिसे देखा जा रहा है, मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बात कर रही हूँ, जिसपे एक बड़ी जिम्मेदारी। ये मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बात कर रही हैं यशपाल जी, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आनी चाहिए। नहीं, आप मेरी रेल उपभोक्ता, हाँ मैं उसी की बात ये कर रही थी। देखिए मैं जोड़ना चाहूंगा एक बात, मैं पहले कि मुझे लगता है कि जिम्मेदारी और बढ़नी चाहिए थी, थोड़ी कम रह गई। नहीं ऐसा नहीं, देखिए दिव्यांश जी, ये भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी गिरीश गौतम जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, इसलिए कि पश्चिम क्षेत्र का जो हमारा DRM है रतलाम, इस जोन में 10 विधायक हैं, 20 विधायक हैं, लेकिन अगर विधानसभा के अध्यक्ष जी मुझे पसंद करते हैं या उनको लगता है कि मैं प्रतिनिधि के रूप में जाऊं, तो ये उनका विशेषाधिकार था और मुझे DRUCC का मुझे मेंबर बनाया। देखिए दिव्यांश जी, मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा की आधा दर्जन से ज्यादा समितियों का मैं सभापति हूं, मैं रहा हूं। आज भी मैं कल भोपाल में था तो याचिका समिति की बैठक करके आ रहा हूं। मैं विधानसभा की अध्यक्ष की जो सभापति तालिका होती है दिव्यांश जी, हम लोग 5 लोग रहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा। समय समय पर हमको बुलाया जाता है हाउस का संचालन करने के लिए, उस आसंदी पर बैठने के लिए। तो देखिए, मैं अगर आश्वासन समिति का, मैं यदि याचिका समिति का, मैं यदि PUC सरकारी उपक्रम समिति का, मैं यदि विशेषाधिकार समिति का, मैं यदि आवास समिति का, ऐसे अनेक समितियों का अगर मैं सभापति हूं,
तो ये मेरे दल के कारण से हूं, मेरी विधानसभा के अध्यक्ष के कारण से हूं। और ये DRUCC का जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, ये उपभोक्ताओं के समस्याओं का समाधान करने के लिए है। तो निश्चित रूप से मैं जब रतलाम DRM के साथ बैठूंगा, मीटिंगों में जाऊंगा, तो रेलवे से संबंधित जो समस्याएं होती है उसके समस्या का समाधान करने में मुझे एक प्लेटफॉर्म दिव्यांश जी और मिला है। ठीक है यशपाल जी, अब मेरा सवाल उस चीज से जुड़ा हुआ है जो भविष्य से हमारे युवा पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है अगर बेहतर तरीके से उस कदम को उठाया जाए। मैं दलोदा की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कचरा प्रबंधन अगर बेहतर तरीके से हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अभी आप इंदौर भी गए थे जहाँ आपने बायो CNG प्लांट का लोकार्पण भी किया था, आपके साथ और भी लोग मौजूद थे, खास लोग। तो क्या कचरा प्रबंधन का एक ऐसा विषय है जो सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी क्षेत्रों तक इसमें बढ़ाया जाना चाहिए, कदम उठाए जाने चाहिए और सभी जनप्रतिनिधियों को एक साथ मिलकर चलना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। एशिया में इंदौर एक एग्जाम्पल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठोस अपशिष्ट को लेकर के अभी हाल ही में इसी हफ्ते बड़ा कार्यक्रम लोकार्पित किया है। इंदौर मॉडल बन गया है और यहाँ पर दलोदा के सरपंच भी बैठे हैं। तो ग्राम पंचायत दलोदा को संसाधनों के लिए तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह को हमने तैयार करते हुए मेरी चिट्ठी पर 1 करोड़ रुपए के वाहन, हूटर वाहन, कचरा वाहन, ठोस अपशिष्ट का पूरा सिस्टम, पूरी जमीन हमने उपलब्ध कराई। उसी का कारण है कि पंचायतों में सबसे अच्छा पंचायत में ठोस अपशिष्ट में अगर कहीं काम हुआ है तो दलोदा में हुआ है। और दलोदा को हमने नींव से लेकर के शिखर तक पहुंचाने में हमने अपना समर्पण किया है। और जैसा कि आपने बताया, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब इंदौर में कार्यक्रम चल रहा था, मोदी जी जिसको एड्रेस कर रहे थे, मैंने कलेक्टर गौतम सिंह जी से चर्चा करी नगर पालिका में, और हमने कहा कि मंदसौर का जो ठोस अपशिष्ट, जो कचरा का प्रबंधन है, वो हमारा जो हाईवे पर 4 लेन सड़क मार्ग पर सींधपन गांव है, उस सींधपन गांव के पास में हमारा ठोस अपशिष्ट होता है, उसको रिसाइकलिंग करना चाहिए जी। और मंदसौर शहर का 40 वार्डों का जो कचरा उठा करके हम वहां पर डंप करते हैं, उसको कहीं ना कहीं इंदौर की तर्ज पर, इंदौर की पैटर्न पे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया वो इंदौर हमारे लिए मॉडल बन गया है। यशपाल जी, आप एक अजय योद्धा रहे हैं, आपका विजय रथ जो है लगातार चला जा रहा है 2008 से। क्या आप श्याम सुंदर जी को पछाड़ पाएंगे? 4 बार जो विधायक रहे थे मंदसौर से, और साफ तौर से आप दोनों का ही वर्चस्व मंदसौर में देखने को मिला है, पहले कांग्रेस का और अब बीजेपी का। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए, और इसी तरह से आप मंदसौर की जनता के लगातार काम करते रहें। जो सुझाव और शिकायत आप सरकार से करते रहें उसको बदस्तूर जारी रखें और जनता के बीच पहुंचकर संवाद जारी रखें, जैसे कि हम संवाद जनप्रतिनिधियों से करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवर टू प्रिया। गुजारिश करूंगी यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, आप मंच पर ही रहें, क्योंकि देखिए स्मृति चिन्ह ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पल बेहद ज़्यादा खास है। और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट मैनेजर सेल्स अतुल वर्मा जी को और प्रमोद अग्रवाल जी को कि वो विधायक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जो कि अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये यात्रा अनवरत है और इस यात्रा में आम जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए अथक प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया कि किस तरीके से मंदसौर के लिए उनका विज़न है, जो कि निरंतर 24 घंटे चलते रहता है, और इसी के साथ वो कारवा जिसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं और हर एक मुकाम हासिल करते जाते हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।